हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आज हम कवर करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है क्या, इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, ज़रूरत क्यों है इस चीज़ की, और वेरी इंपॉर्टेंटली द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। तो जब हम वर्ड देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स, तो उससे क्या समझ में आता है कि एक्चुअली में जो एम्प्लॉय हमारे काम कर रहे हैं, जो हम ह्यूमन रिसोर्स लगा रहे हैं, क्या उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। मतलब वो जिस हिसाब से उनको लगाना चाहिए, एट अ राइट पोजीशन विद द राइट स्किल एट अ राइट टाइम एट अ राइट पोजीशन, क्या वो सारी चीज़ें फुलफिल्ड हैं या नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना, और जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी कहाँ ज़रूरत है, क्या ज़रूरतें हैं उन सब की, उन चीज़ों को फुलफ़िल करना, उस पूरी प्रोसेस को दैट इज़ नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई साहब, हमारे एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो इन शॉर्ट मतलब में जो स्पेशलाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंगली उनको राइट पोजीशन पे, राइट टाइम पे, राइट पीपल को रखना, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ओके। अब मेन चीज़ ये आती है कि जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं तो हमारे माइंड में साथ ही में बिजनेस गोल्स को जोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमारे बिजनेस गोल्स से बहुत अफेक्टेड होती है। क्योंकि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस होगी वही हमारे बिजनेस गोल्स के साथ अटैच होगी। मींस मतलब कि जो भी हमारे बिजनेस गोल्स हैं वो तभी अचीव हो सकते हैं जब हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अच्छी हो जाएगी। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक ऑटोमेटिकली मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमने स्ट्रेटेजिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं उसके ऊपर ध्यान रखना है, ताकि जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है वर्क की वो इंक्रीज हो सके टाइमली बेसिस पे। ठीक है जी। तो ये एक बहुत सिंपल सा मीनिंग है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को समझने का। अब इसको डीपली समझने के लिए हम इसके फीचर्स को देखेंगे। तो फीचर्स इसमें क्या कवर करते हैं, सबसे पहले है फोरकास्टिंग, क्योंकि हमने वर्ड प्लानिंग पढ़ा। तो प्लानिंग वर्ड से जब भी हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है फोरकास्ट करना, मतलब आगे के बारे में सोचना, देखना, अंदाज़ा लगाना। ठीक है जी। तो फोरकास्ट हम करते हैं फ्यूचर एचआर नीड्स, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स की फ्यूचर नीड्स क्या होंगी उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। मतलब ये कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ माय एम्प्लॉय। ओके। तो एम्प्लॉय क्या चाहते हैं ये देखना, प्रिडिक्ट करना कि डिमांड क्या होगी हमारे एम्प्लॉयज़ की, ये हमें देखना पड़ेगा। और ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा एक्सपेंशन प्लान कैसा है, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स कैसी हैं, मतलब हमारी किन किन चीज़ों को हमने अडेप्ट करना है, क्या हमारा एम्प्लॉय उन चीज़ों को अडेप्ट करके खुश है या नहीं, मतलब वो अच्छे से वर्क कर पाएगा कि नहीं, उसकी स्किल्स इस चीज़ में कवर कर पाएंगी कि नहीं, इन चीज़ों को देखना। फिर आता है स्किल इन्वेंट्री। स्किल इन्वेंट्री जब बात आती है ना, तो इसमें कवर किया जाता है कि हमने इस तरीके की प्लानिंग करनी है ह्यूमन रिसोर्स की कि भाई साहब उनकी जो क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस है ना, उनका सारा डेटा हमारे पास होना चाहिए, ताकि जो हम आगे आने वाले केसेस में ये पता कर सके कि कौन सा कैंडिडेट किस रोल को प्ले करने के लिए बहुत अच्छा है, ताकि एट अ राइट टाइम एट अ राइट पीपल उस पोजीशन पे जा सके। ओके। फिर आता है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी बात जुड़ जाती है की पोजीशन से, क्रिटिकल स्किल से और टैलेंट गैप के बेसिस पे। मतलब क्या था इस चीज़ का कि इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाइए भाई साहब जिससे बिजनेस की ये चीज़ें फुलफिल हो सके। कौन सी चीज़ मैंने कही, नंबर 1 की पोजीशन, मतलब जिस पोजीशन पे जो चीज़ चाहिए वहाँ पे वो एम्प्लॉय आ सके। क्रिटिकल स्किल्स, जो स्किल्स सबसे ज़रूरी है उस स्किल्स को पूरा करने के लिए वही एम्प्लॉय होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और तीसरा टैलेंट गैप्स। टैलेंट गैप मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि किसका कौन सा टैलेंट है भाई, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत अच्छा है, वो कौन सा टैलेंट है, वो किस एम्प्लॉय के अंदर है, ये सब देखना है। ठीक है जी। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमारी हेल्प करती है। फिर आता है अडेप्टेशन टू चेंज। ये एक तरीके से इंपॉर्टेंस की तरह ही काम करता है ये भी पॉइंट, कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की तो उसमें चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हमें भी पता है कि इन्वायरमेंट गोज चेंज टू चेंज,
इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं बिजनेस के अंदर। उन चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और ये प्लानिंग हमें यही सिखाती है कि टाइमली हमें किन चीज़ों को कैसे अडेप्ट करना है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को देखते हुए कैसे मूव ऑन करना है, कब कौन सी चीज़ों के साथ चलना है। फिर आते हैं टैलेंट डेवलपमेंट के ऊपर। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमारे ह्यूमंस के ऊपर ध्यान देती है, मतलब एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देती है, और कभी भी ज़रूरत पड़े तो उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के केसेस में भी ले जाती है। मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग टाइमली प्रोवाइड करने के लिए कहती है, और साथ ही में ये पता करती है कि डेवलपमेंट स्किल्स कहाँ होनी चाहिए उनके रिगार्डिंग। मतलब ये कि ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब जो ट्रेनिंग्स के मेथड्स हैं उनके थ्रू वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके एम्प्लॉयज़ हर फील्ड में अपना अच्छा दे सकें और उनको पता हो कि कौन सा काम कैसे किया जाता है। ठीक है जी। तो काम से पहले उनको ट्रेन करना, इन चीज़ों की प्लानिंग भी कहाँ कवर की जाती है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। ठीक है जी। फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये तो आप सबने पढ़ा होगा बहुत बार कि भाई साहब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आपने बहुत बार +1 +2 के अंदर पढ़ा हुआ है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शंस क्या होती हैं। रिक्रूटमेंट मतलब हमने मतलब एक ओपन पोजीशन खोल दिया कि भाई कोई भी आगे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो भी अप्लाई करेगा उसमें से बाद में हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा किस जॉब के लिए सुटेबल है, मतलब इस जॉब के लिए कौन सुटेबल है वो हम सिलेक्शंस के अंदर देखते हैं। मतलब ये कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसमें ये भी कवर किया जाता है कि किस एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट, मतलब हम ये भी तो नहीं देखते ना कि भाई सभी की एप्लीकेशंस को हमने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, हम उसमें भी स्क्रूटनी करते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन सही है, वही सिलेक्शन पर्पस के लिए आगे जाती है। और ये कैसे पॉसिबल है? ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के साथ पॉसिबल है। सिमिलरली सिलेक्ट करने के लिए भी हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग चाहिए कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमें किस पोजीशन के लिए कौन सा पर्सन चाहिए, इस पोजीशन के लिए किन किन टैलेंट्स की ज़रूरत है, तभी आप उस पर्सन को सिलेक्ट कर पाओगे ना। दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो प्लानिंग इज मस्ट इन दैट केस। ओके, नाउ इज कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। मतलब क्या है कि ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपको सिखाती है कि हर काम को लगातार मॉनिटर करिए, एडजस्ट करिए, जब जब कहीं पे ज़रूरतें पड़ रही हैं, सर्कमस्टांस के रिगार्डिंग आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है, आपको अडेप्ट हो जाना है उस चीज़ के साथ और अपने आप को आगे बढ़ते रहना है, गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते रहने हैं। ठीक है जी। दिस इज़ ऑल अबाउट योर फीचर्स एंड HRP, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब इसकी ज़रूरत ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो मैंने कवर किए पॉइंट्स वही से रिलेटेड है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपको बताती है भाई साहब कि कहाँ पे कितनी ज़रूरत है, बस ये पता करना है। मतलब नॉट ओवर नॉट अंडर, मतलब ये समझो, नॉट ओवर नॉट अंडर, मतलब ये कि ना ज़्यादा ओवर हो जाए किसी चीज़ में, ना ज़्यादा कम रह जाए किसी चीज़ में। मतलब जितनी ज़रूरतें हैं उतनी ही रखना, ये प्लानिंग ही बताता है आपको। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से आपको पता चल जाता है कि कितने स्टाफ की ज़रूरत है, ना ओवर स्टाफ हो जाएगा आपके बिजनेस में और ना ही अंडर स्टाफ रह जाएगा, यानी ना कभी वैकेंसी रहेगी, ना कभी पोस्ट ऐसी है कि किसी को मिलेगी नहीं। ठीक है। फिर आता है कि सेकंड पॉइंट आपको ये बता देता है कि हम जब ये देखना शुरू कर देते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की वजह से कि हमारा की रोल कौन सा है, हमारा टैलेंट गैप क्या है, हमारे सक्सेसफुल प्लान्स क्या हैं, तो वहाँ पे हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत बढ़िया स्किल्स देती है, दैट इज़ लीडरशिप स्किल्स, हमें और लीडरशिप रोल्स अदा करने की कोशिश, मतलब हेल्प करती है। मतलब एक लीडरशिप रोल हमें तैयार करके दे देती है कि भाई एम्प्लॉयज़ को ये बताना है कि उनको लीड करना पड़ेगा इस केस में। मतलब ये कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि HRP में हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा बंदा किस चीज़ में सही है, और जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो हम उस एम्प्लॉय को एक लीडर का रोल दे देते हैं, और जब कोई पर्सन लीडर बनता है ना तो भाई फिर तो अच्छा बन जाता है ना, फिर उसमें एक अच्छा मोटिवेशन आ जाता है, तो उससे बहुत सारे एम्प्लॉय भी मोटिवेट होते हैं। थर्ड आ जाता है आपके पास कि जो ह्यूमन रिसोर्स है प्लानिंग है वो बहुत सारी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी से भी लिंक करती है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट कैसे करनी है। मतलब ये कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का मतलब ये है कि आने वाले टाइम पीरियड में हमारे लिए अगर ये वैकेंसी है तो इस वैकेंसी के लिए कौन सा एम्प्लॉय राइट टैलेंट के साथ इस चीज़ को फुलफिल कर पाएगा, उस चीज़ का हम अच्छे से
पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ये कैसे पता कर सकते हैं सर? जब हम प्लानिंग करते हैं ना तो हमें ये पता चलता है कि इस चीज़ के लिए मतलब जो मेरा काम है, मतलब अगर मेरा फाइनेंस का काम है तो इस चीज़ के लिए मुझे किस फील्ड से कौन से टैलेंट को लेना है, मतलब इस चीज़ के लिए मुझे कौन सी एलिजिबिलिटी वाला पर्सन चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए ज़्यादा चाहिए या फिर कोई भी ऐसी फील्ड में से आ जाए बस उसको ट्रेनिंग मैंने दे देनी है, बस इस फील्ड में उसको रखना है। मतलब ये कि आप जब इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हो ना तो वो एम्प्लॉय आपके पास उसी समय मतलब पता चल जाता है कि आपके पास कौन सा एम्प्लॉय ऐसा है जो इन सब चीज़ों को फुलफिल करने वाला है। और जब ऐसा एम्प्लॉय मिल जाता है तो वो राइट पीपल राइट स्पेशलाइजेशन के साथ वहाँ उस पोजीशन पे चला जाता है और आपको फिर अच्छी मोटिवेशन और मतलब अच्छा जो मेन गोल आपने अचीव करना होता है वो भी आपका हो जाता है और अच्छा वर्क प्रोग्रेस आपको मिलता है। ठीक है, दैट इज एक्यूरेट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रिवेंट द अननेसेसरी लेबर कॉस्ट। बिल्कुल पॉइंट सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें जब आप देखते हो ना तो इन पे बहुत खर्चा होता है, बहुत 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 बहुत। जब आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हो ना तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट करने का भी तरीका बताया जाता है। वहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए भी हम बहुत मतलब कम समय लेते हैं और हमें पता होता है कि किन चीज़ों को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज जब हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन बिना प्लानिंग के करते हैं ना तो चलो जी आने दो इस एप्लीकेशन को, आने दो इस एप्लीकेशन को, जाने दो इस बंदे को सिलेक्शन में, ऐसा होता है। तो भाई साहब प्लानिंग करके जब सोचा होगा ना कि यही पर्सन हमने अप्लाई करवाने हैं और यही पर्सन को आगे भेजना है तो हमें पता है ये चीज़ें करनी है। तो जब सब चीज़ें पता है तो कॉस्ट भी उतनी ही है जितनी आपको पता है। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो कॉस्ट भी अनसर्टेन है भाई, फिर आपकी कॉस्ट भी उतनी ही लगेगी। लेबर कॉस्ट आप कहोगे कि ज़्यादा कैसे लग गई, वो ज़्यादा इसलिए लगती है जब आपकी प्लानिंग नहीं होती है उस चीज़ में। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने से आपको ये पता चल जाता है कि कितनी रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, कितनी सिलेक्शन करनी है, किन लोगों को आगे जाके, कितने लोगों को जाके आगे ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, चलिए तो लास्ट 2 पॉइंट्स भी जो है वो आपको यही बताते हैं कि ऊपर मैंने अडेप्टेशन टू चेंज के बारे में बात करी थी कि जो जो चेंजेस आते हैं ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस वहाँ पे भी नज़र आती है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपको मदद करती है कि उन चीज़ों को कैसे अडेप्ट करना है। भाई साहब अगर इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई है तो उससे हमारे बिजनेस को इफेक्ट पड़ा है, तो एम्प्लॉयज़ को बताना है कि भाई साहब घबराना नहीं है, आपको इस स्किल्स को आगे लेकर जाना है, आपको आगे बढ़ना है। आजकल अगर एम्प्लॉय की चीज़ें कम हो रही हैं ना, मतलब एम्प्लॉय की ज़रूरतें अगर बिजनेस में कम हो रही हैं तो उनको मोटिवेट कीजिए कि भाई साहब इन मशीनों को चलाने के लिए भी आपको ही आना है। तो आप अपनी स्किल्स को इस तरीके से ग्रो करिए और बिजनेस को चाहिए कि वो इस चीज़ों की प्लानिंग करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे कि भाई मशीनों को हैंडल करने के लिए भी एक एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ रहेगी। ठीक है, तो उनको कभी कमज़ोर नहीं, मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए और दिस इज द वर्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ओके, अब लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोसेस से रिगार्डिंग। तो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है इन्वायरमेंटल्स को स्कैन करना है, मतलब हमारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। मतलब हमें ये देखना है कि हमारा इकोनॉमिक ट्रेंड कैसा है। मतलब जब भी हम प्लान करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन्वायरमेंट देखिए कि हमारे बिजनेस में इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर में से कौन सा ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। हमारे इंटरनल फैक्टर्स हमारे गोल्स से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को इफेक्ट कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नल फैक्टर से हमारे एम्प्लॉय ज़्यादा घबरा रहे हैं, पहले ये देखना पड़ेगा आपको। फिर आप दैट सेट आगे देखोगे कि डिमांड फोरकास्टिंग मतलब कि हमारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतें क्या हैं। मतलब मैं कुछ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करूंगा जिससे मैं ये देखूंगा कि मेरे नंबर मतलब मेरे कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, किस किस तरीके के हैं, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या क्या अचीव करने के लिए बने हुए हैं, वो हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। इन चीज़ों की डिमांड को देखना। ठीक है, फिर हम देखेंगे, मतलब प्लान करने के लिए फिर हम देखेंगे कि सप्लाई कितनी है। पहले डिमांड देख लिया कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, फिर हम ये देखेंगे कि भाई साहब वो अपनी स्किल्स को कैसे लेकर जा सकते हैं आगे। मतलब हम उनकी स्किल्स को असेस करेंगे, मतलब कौन सा एम्प्लॉई किस फील्ड में बढ़िया है, उसकी क्या स्किल्स है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसका क्या एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, उसका क्या टैलेंट है एक स्पेसिफिक जॉब में, उसको एनालिसिस करना है। ये होती है प्लानिंग। तो पहले हमने देखा इन्वायरमेंट, बाहर का एरिया सारा, इंटरनल देखा कि कौन सा इफेक्ट करेगा, फिर हमने देखा कि हमारे एम्प्लॉयज़ की डिमांड कौन सी है, फिर हम देखेंगे कि उनका टैलेंट, उनका स्किल क्या कहता है हमें,
और फिर जब हमें टैलेंट और स्किल्स के बारे में पता चलेगा तो उनकी स्किल इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री ये मैंने ऊपर भी पॉइंट कवर करा कि भाई साहब उनका डाटाबेस हम स्टोर करके रख लेंगे। क्यों स्टोर करके रख लेंगे? क्योंकि हमारी ये भी एक प्लानिंग का ही पार्ट बन गया कि भाई साहब जब हमें पता है कि इस वैकेंसी में ये वाली ज़रूरत है तो हमें पता है ये एम्प्लॉय मेरे पास है, मतलब इस एम्प्लॉय के पास ये भी टैलेंट है, तो हम उस एम्प्लॉय को उस पोजीशन पे ले जाकर रख देंगे, मतलब हमारा बेनिफिट हो जाएगा। फिर मतलब ये कि जब हमारे पास एक स्टोर्ड डाटा है ना कि कौन सा बंदा किस चीज़ के लिए बना है, हम उसको वहाँ पे अच्छे से लगा देंगे। राइट पोजीशन एट अ राइट, मतलब राइट पीपल एट अ राइट पोजीशन विल बी हेल्प यू टू इन अचीविंग दी गोल्स। फिर उसके बाद गैप एनालिसिस है, मतलब फिर हमने स्किल्स के बारे में जब देखा कि उनको स्टोर करके रख लिया एक पोजीशन रखने के लिए, फिर हम गैप को देखेंगे। गैप का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो मेरी ज़रूरत, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और जो मैं चाहता हूँ, क्या वो दोनों में कुछ गैप तो नहीं आ रहा। गैप का मतलब ये है कि क्या मेरा जो एम्प्लॉय चाहता है, मतलब एम्प्लॉय चाहता है कि उसको इस चीज़ में लगना है, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती किसी और पोजीशन में घसीट रहा हूँ, तो क्या ये सही हो पाएगा? नहीं सर, ये तो उसका मोटिवेशन डाउन करने की ज़रूरत हो गई है, मतलब ये मोटिवेशन डाउन करने वाली बात हो गई है। तो कुल मिला के एक ऐसा गैप एनालिसिस कीजिए कि जिसमें वो भी खुश हो, हमारा बिजनेस भी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। देन एक्शन प्लान, फिर करिए इम्प्लीमेंट भाई साहब। मतलब एक्शन प्लान मतलब फिर हम देखेंगे कि हमारे लिए, मतलब स्ट्रेटजी डेवलप करने वाली चीज़ है यहाँ पे कि फिर हम अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करेंगे कि भाई साहब अब हमारा प्लान तैयार हो गया, मतलब फिर हम प्लान को क्रिएट कर देंगे और फिर हम उस बंदे को रिक्रूट और सिलेक्ट करवा लेंगे इन चीज़ों के लिए और ट्रेन करेंगे पर्सनल, और ट्रेन करके प्रमोशन करने की, मतलब एक तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा करेंगे। और जब ये सिलेक्शन प्रोसेस पूरी हो जाएगी, ऑफकोर्स बात वही आ गई ना कि पहले एक्शन प्लान हो गया, मैंने दोनों पॉइंट लिंक कर दिए एक साथ, तो ध्यान से सुनिएगा। एक्शन प्लान का मतलब ये हुआ कि मैंने अपने प्लान को अब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर दी। इम्प्लीमेंट तो नहीं कहूँगा, इन शॉर्ट अपने प्लान के लिए एक प्रॉपर फैसिलिटी रेडी कर ली है कि अब मैंने किन चीज़ों को रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना है। और आफ्टर ऑल जब मैंने रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करने की कोशिश की है, तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बीच में क्या देखना है कि एक बढ़िया स्किल वाला पर्सन ही सिलेक्ट हो जाए और एक बढ़िया स्किल वाला पर्सन ही आगे हमारे बिजनेस में लगे। मतलब ये कि एक ऐसा एम्प्लॉय होना चाहिए जो अट्रैक्टिव भी हो, जिसके पास अच्छी स्किल्स भी हो, जो जॉब की स्किल्स चाहिए उसी स्किल्स के साथ अटैच्ड हो, मतलब वही स्किल्स वाला हो, उसमें कोई गैप ना हो ज़्यादा, ठीक है। एंड देयर आफ्टर हम देखेंगे कि भाई साहब उसको कहीं पे ज़रूरत तो नहीं है किसी ट्रेनिंग की, किसी डेवलपमेंट की। तो जब हमें लगता है कि भाई साहब इसको पहले ट्रेन करना पड़ेगा, इसकी कुछ डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, इसकी बॉडी को कुछ चेंज करना पड़ेगा, इसको इस बिज़नेस, मतलब इस जॉब के लिए सही बनाने के लिए इसको कुछ ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हमें इस चीज़ में उसको लेकर आना पड़ेगा। एंड देयर आफ्टर हम अपने बिजनेस में उस, मतलब देयर आफ्टर हम अपने जो प्लान को सोच रहे हैं उसको फाइनली इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ये देखते हुए कि भाई साहब अब हमें ये पक्का पर्सन मिल गया है, इसको यहीं पे रखना है, ये बंदा राइट पोजीशन पे लग गया है, इसकी राइट स्पेशलाइजेशन के साथ लग गया है, हमें भी ये बंदा सही मिल गया है। और लास्ट में हम उसको बार बार मॉनिटर करते रहेंगे कि कहीं पे हमारी जो प्लानिंग थी वो गलत तो नहीं है, मतलब हमारी प्लानिंग के लिए हमारा कितना सक्सेसफुल रेट रहा है, हमारी प्लानिंग कितनी सक्सेसफुल रही है, इस चीज़ को टाइमली देखना है। ताकि ये नहीं कि एक बार प्लान करके उसको रख दिया है, उस एम्प्लॉय को लगा दिया है उस जगह पे, बाद में हमने देखा ही नहीं तो और वो बंदा जो है वो अच्छा काम ही नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हमारे गोल्स कभी अचीव ही नहीं होंगे। तो रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूरी आपको करनी पड़ेगी और इसकी इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी ताकि कभी भी रिजल्ट्स खराब ना आए। तो आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 20 मिनट से भी कम का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो 3-4 टॉपिक्स आपके लिए कवर कर दिए कि क्या होता है, फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट ज़रूरतें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो ये एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप मेरी वेबसाइट से जाकर भी ये नोट्स ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोनों का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, अब वहाँ से मेरे ये नोट्स ले सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, आपको वॉचिंग करने के लिए। और अगर देख ही ली है, समझ भी आ गई है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा नया चैनल भी है तो उसको भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।